तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें 600 साल पीछे ले जाएगा। कहानी शुरू होती है अरब के रेगिस्तान से और पहुंचती है एक ऐसी सभ्यता के बनने तक जिसने सच कहूं तो पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। ठीक है, तो इस सफर में हम कहां-कहां से गुजरेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि पैगंबर की दुनिया कैसी थी, फिर जानेंगे कि कैसे एक आस्था का साम्राज्य खड़ा हुआ। इसके बाद हम उस बंटवारे को समझेंगे जिसने सब कुछ बदल दिया। फिर आएगा सुनहरा दौर और आखिर में हम देखेंगे कि कैसे वो दुनिया टुकड़ों में बट गई। आज दुनिया में 1 अरब से भी ज्यादा लोग इस्लाम को मानते हैं, पर ये कहानी शुरू कहाँ से हुई? इसकी जड़ें हैं करीब 1400 साल पुरानी, 7वीं सदी के अरब के रेगिस्तानों में। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है 6ठी सदी का अरब। देखते हैं कि इस्लाम के आने से ठीक पहले वहाँ का माहौल कैसा था, वो दुनिया कैसी थी। उस जमाने में समाज की सबसे बड़ी पहचान थी कबीला। सब कुछ खून के रिश्तों पर टिका था। आपकी वफादारी, आपकी सुरक्षा, आपकी पहचान, सब कुछ आपके कबीले से ही था। यही समाज की नींव थी। तो इस्लाम से पहले का अरब, सोचिए, एक ऐसी जगह जहां एक तरफ तो रेगिस्तान में घूमते खानाबदोश बद्दू हैं, तो दूसरी तरफ बसे हुए कबीले भी हैं। व्यापार के बड़े बड़े रास्ते यहीं से गुजरते थे और इन सब के बीच में था मक्का शहर। मक्का सिर्फ व्यापार का ही नहीं, बल्कि उस वक्त कई अलग अलग धार्मिक मान्यताओं का भी एक बहुत बड़ा सेंटर था। और ठीक इसी माहौल के बीच एक ऐसी आवाज उठी, एक ऐसी चिंगारी भड़की जिसने न सिर्फ एक नए आंदोलन को बल्कि एक पूरे साम्राज्य को जन्म दे दिया। और यहीं पर एक बिल्कुल नया, एक क्रांतिकारी आइडिया सामने आया, उम्मा का। मतलब एक ऐसा समुदाय जो खून के रिश्तों पर नहीं, बल्कि एक खुदा, एक अल्लाह पर यकीन करने वालों से बना था। इस एक सोच ने कबीलों की सदियों पुरानी दीवारों को हिला के रख दिया। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। सिर्फ 20 साल, महज 2 दशकों के अंदर एक पैगंबर की आवाज से शुरू हुआ सफर एक पूरे राजनीतिक राज्य की स्थापना तक पहुंच गया। ये बदलाव बहुत बहुत तेज था। पैगंबर की दुनिया से जाने के बाद उनके उत्तराधिकारियों ने, जिन्हें खलीफा कहा जाने लगा, बागडोर संभाली। और उन्होंने सिर्फ समुदाय को एक साथ नहीं रखा, बल्कि एक ऐसा जबरदस्त विस्तार शुरू किया कि उस जमाने के 2 सुपर पावर्स, बाइजेंटाइन और ससानी सल्तनतों तक को चुनौती दे दी। लेकिन इतनी तेजी से जो साम्राज्य फैल रहा था, अब वो अपने ही अंदर के एक बहुत बड़े संकट का सामना करने वाला था। सवाल ये उठा कि अगला लीडर कौन होगा। तीसरे खलीफा उस्मान की हत्या के बाद ये सवाल इतना बड़ा हो गया कि जिस उम्मा ने कबीलों को जोड़ा था, अब वो खुद ही टूटने की कागार पर आ गई। और यहीं से वो बंटवारा हुआ जिसे आज हम सुन्नी और शिया के नाम से जानते हैं। शुरुआत में ये एक राजनीतिक सवाल था कि लीडर कौन बने, लेकिन धीरे धीरे ये इस्लाम की 2 बड़ी शाखाओं में तब्दील हो गया, जिनकी अपनी अलग अलग धार्मिक मान्यताएं और परंपराएं बन गई। और इस टाइमलाइन से पता चलता है कि पावर का सेंटर कैसे बदलता रहा। शुरुआत मदीना से हुई, फिर उमैयद राजवंश के दौर में राजधानी दमिश्क चली गई और फिर एक बड़ी क्रांति हुई, अब्बासी आए और उन्होंने बगदाद को अपनी राजधानी बनाया। अच्छा, तो उमैयदों ने क्या किया? उन्होंने इस खिलाफत को एक प्रॉपर साम्राज्य की शक्ल दी। उन्होंने बाइजेंटाइन एम्पायर से एडमिनिस्ट्रेशन के तरीके सीखे, अरबी को ऑफिशियल भाषा बना दिया और तो और पहली बार ऐसे सिक्के चलाए जिन पर इस्लामी निशान थे। मतलब दमिश्क से एक नई शाही ताकत दुनिया के सामने आ रही थी। फिर साल आया 750, अब्बासियों ने उमैयदों को हटा दिया और यहीं से शुरू हुआ इस्लामी सभ्यता का वो दौर जिसे हम गोल्डन एज या सुनहरा दौर कहते हैं। बायत अल हिकमा यानी हाउस ऑफ विजडम, ये सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं थी। सोचिए, ये उस वक्त का सबसे बड़ा नॉलेज सेंटर था। यहाँ दुनिया भर से विद्वान आते थे और ग्रीस, ईरान, भारत, हर जगह के ज्ञान को अरबी में ट्रांसलेट कर रहे थे। एक तरह से वो दुनिया भर की नॉलेज को ना सिर्फ बचा रहे थे, बल्कि उसे और आगे बढ़ा रहे थे। अब्बासियों के दौर में जो इनोवेशन हुए वो कमाल के थे। जरा सोचिए, आज हम चेक इस्तेमाल करते हैं, इसकी शुरुआत वहीं हुई थी। मैथ्स में अलजेब्रा की नींव रखी गई, चीन से कागज बनाने की टेक्नोलॉजी आई और तभी शाहनामा और अलिफ लैला यानी 1001 नाइट्स जैसी कालजयी कहानियां लिखी जा सकी। ये सिर्फ कुछ चीजों की लिस्ट नहीं है, ये एक पूरी सभ्यता का इंटेलेक्चुअल धमाका था। और इसी दौर में हुए इब्न सीना जैसे महान विचारक।
उनकी किताब अल कानून तो मेडिकल साइंस का एक ऐसा इंसाइक्लोपीडिया थी कि अगले 500 से 600 साल तक यूरोप की टॉप यूनिवर्सिटीज में इसे पढ़ाया जाता रहा। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आता है। एक तरफ ये सुनहरा दौर चल रहा था और दूसरी तरफ अब्बासी खिलाफत की राजनीतिक पकड़ कमजोर पड़ रही थी। तो हुआ ये कि असली राजनीतिक ताकत बगदाद के खलीफा के हाथ से निकलकर अलग अलग इलाकों के मिलिट्री कमांडरों के पास जाने लगी, जिनमें से कई तुर्क थे। इन नए शासकों ने सुल्तान का टाइटल ले लिया। अब खलीफा की हैसियत बस एक धार्मिक प्रमुख की रह गई थी, असली पावर सुल्तानों के पास थी। और ये जो कोट है ना, ये बहुत कुछ कहता है। हम क्रूसेड्स यानी धर्म युद्धों के बारे में बड़ी बड़ी लड़ाइयों की कहानियां सुनते हैं, लेकिन ये दिखाता है कि ज़मीनी हकीकत पर आम लोगों के बीच मुसलमानों और ईसाइयों के रिश्ते कहीं ज्यादा मिले जुले थे, पर्सनल थे। इतिहास सिर्फ राजाओं की लड़ाइयां नहीं होता। तो अब तक की कहानी का सार ये है कि इस्लामी दुनिया पूरी तरह से बदल गई थी। वो 3 चीजें, धर्म, समुदाय और राजनीति, जो कभी एक हुआ करती थी, अब अलग अलग हो चुकी थीं। राजनीतिक ताकत और धार्मिक अधिकार अब एक हाथ में नहीं थे। तो साल 1200 तक आते आते इस्लामी दुनिया एक अकेले साम्राज्य की जगह कई सारी सल्तनतों का एक नेटवर्क बन चुकी थी। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये बिखराव एक पतन की निशानी था, या फिर ये एक नए दौर की शुरुआत थी, एक ऐसी सांस्कृतिक डाइवर्सिटी की जिसने इस सभ्यता को और भी ज्यादा समृद्ध बना दिया।